बेटी, शहर में बहुत बड़ा नाम है अग्रवाल परिवार का। खूब पैसे वाले लोग हैं। बहुत अच्छा घर ढूंढा है मैंने तेरे लिए। तू तो हमेशा वहाँ पर राज करेगी, राज। इस संडे वो तुझे देखने आ रहे हैं। तू कोई ऐसी हरकत ना करना कि इस रिश्ते के लिए ना हो जाए। पापा, आप कह रहे हो तो घर अच्छा ही होगा, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ मैं ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मतलब बहू ये नहीं पहन, वो मत पहन, ऐसा मत कर, वो मत कर। शादी के बाद भी मैं जीन्स टॉप ही पहनूंगी। हाँ, पहले रिश्ता तो हो जाने दे। फिर संडे वाले दिन तुलाराम के घर के बाहर आकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, जिसमें से सुजाता अग्रवाल रिश्ता लेकर उनके घर आती है। कुछ देर बाद, भाई साहब, आपकी बेटी मेरे घर की चौथी बहू होगी। इससे पहले मेरी 3 बहुएं और मैंने आज तक उन्हें भी किसी चीज की कोई कमी ना रखी। ये कोई रोका टोकी ना की उनके साथ किसी भी चीज के लिए। हाँ, एक बात है जो मैं अपनी अरबों से कही हूँ, और वो है कि सलीके के कपड़े ओढ़ना पहनना। हम हरियाणा से हैं और वहाँ का पहनावा यानी कि घाघरा चोली तो जैसे हम लोग की शान है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहुएं हमेशा घाघरा चोली में ही रहें। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। संस्कार और मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहने जाए तो ही बहू बेटियाँ अच्छी लगती हैं। ये सब सुनकर तो सुरभि के कान खड़े हो जाते हैं। भैंस की पूंछ, घाघरा चोली? पापा इधर आओ, ये सब क्या है? मैं और घाघरा चोली? अरे बेटी, तू ये सब क्यों सोच रही है? तू बाहर देख, कितनी महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मर्सिडीज, ऑडी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे यहाँ रुकेंगी। और कपड़ों का क्या बेटी, कुछ दिन ससुराल वालों के हिसाब से पहनने पड़ते हैं, फिर तो जो तेरी मर्जी वो पहन लियो। बात तो ठीक है। सुरभि अब इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद सुरभि ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके ससुराल में उसकी सास से लेकर जेठानियों तक सब ने घाघरा चोली पहनी हुई थी। शादी की कुछ रस्मों के बाद वो अपने कमरे में जाती है और झट से उस भारी लहंगे को उतार फेंकती है और नाइट सूट पहन लेती है। वाह, अब कितना रिलैक्स मिल रहा है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। सुरभि अपने पति अंकुर के साथ झट से बाहर जाती है, जहाँ और भी लोग मौजूद थे। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? वो चूहा बड़ा वाला। मैं अभी उसे भगा देती हूँ। दूसरी बहू उस चूहे को वहाँ से भगा देती है। तब जाकर शकुंतला देवी को चैन मिलता है, लेकिन उनकी नजर अपनी बहू पर जाती है और वो गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं बहू, ये क्या पहना है तूने? नाइट सूट कहते हैं इसे माँ जी। माँ जी की बच्ची, तू जाने है ना, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ औरतें सिर्फ और सिर्फ घाघरा चोली पहनती है। लेकिन माँ जी, वो तो कल सुबह पहनूंगी ना, अभी तो रात हो रही है। रात को भी हमारे यहाँ बहुएं घाघरा चोली पहनती है, फिर चाहे वो सोने का ही वक्त का ना हो। अब जाओ और कपड़े बदल लो। आज के बाद ऐसे कपड़ों में तुम कभी नजर नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, आजकल 21वीं सदी में घाघरा चोली कौन ही पहनता है? क्या क्या सोचा था। शादी के बाद अपने पति के साथ पब जाऊंगी, गोवा जाऊंगी, बिकनी पहनूंगी, लेकिन अब तो लगता है गोवा भी ये घाघरा चोली पहन कर ही जाना होगा। अब किन ख्यालों में खो गई? जाकर कपड़े बदल। काश वो चूहा माँ जी के घाघरे में घुस जाता तो मजा ले, कभी खुद भी किसी और को भी घाघरा चोली पहनने को बोल जाती। अब वो उदास मन से अंदर जाती है और घाघरा चोली पहन लेती है। फिर अगले दिन सुबह उसकी पहली रसोई आती है तो सबसे बड़ी बहू यानी कि अनीता उसके कमरे में दरवाजा खटखटाती है। देवरानी जी, जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है। कुछ देर बाद वो घाघरा चोली पहनकर रसोई में आती है। अब सुरभि खाना बनाने लगती है, लेकिन इन सब में उसे काफी वक्त लग जाता है। लेकिन वो खाना काफी अच्छा बना लेती थी। उसके हाथ का बना खाना सबको बड़ा पसंद आता है। अब सुरभि और उसकी जेठानियों को हर वक्त उस घाघरे में ही रहकर घूमना पड़ता था, जिससे उन्हें कई बार परेशानी भी होती है। ओफो, ये घाघरा इतना भारी क्यों है, जैसे किसी ने नीचे ईंट सी दी हो। इसमें तो ठीक से पोछा भी नहीं लगता, और मेरी चोली इतनी तंग है कि मैं इसमें सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा लगता है अभी बेहोश हो जाऊंगी। इसमें कितनी गर्मी लगती है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और सब अपना अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो। माँ जी मंदिर से लौटती होंगी। वो सब घर के कामकाज में जुट जाती हैं। एक रोज सास की सहेली उनके घर आती। वाह वाह सुजाता, तेरी चारों बहुओं को इस पहनावे में देखकर दिल खुश हो गया। मैं भी अपनी बहुओं को हमेशा घाघरा चोली पहनने को कहती हूँ। अब असली सुंदरता तो औरत की सी में निखरती है। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तूने रमा। वैसे आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बताना भूल गई कि 3 दिन बाद हम सब चामुंडा देवी जा रहे दर्शन के लिए, तो तू भी चलना साथ में। दर्शन के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो कब से मन था दर्शन का। तू ऐसा कर, मेरी भी टिकट करवा दे, मैं भी चलूंगी। ठीक है, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। उनकी बातें सुरभि सुन लेती है। ये तो बढ़िया मौका है इस पिंजरे से कुछ दिन आजादी के जीने का। सासू माँ अपना प्लान कर रही है तो मैं भी अपना प्लान बनाऊं।
वो जल्दी से अपने कमरे में गई और अपनी सहेलियों को फोन करने लगी। अंजलि, बड़े दिन हो गए यार तुम सबसे मिले हुए। तू प्रिया और किरण को भी फोन करके बोल दे कि 3 दिन बाद हम सब ग्लिटर क्लब चलेंगे उस दर्शन होटल में। लेकिन तेरे ससुराल वाले तुझे जाने देंगे? और मैडम, वहाँ भी कहीं तू घाघरा चोली पहनकर मत आ जाना। अरे ससुराल वालों को कौन पता चले देगा, मैंने सब सोच लिया है, तुम सब बस तैयार रहना। अब सुरभि भी अपना बैग पैक कर लेती है और 2 दिन बाद अपनी माँ को फोन करके कहती है, हेलो माँ, मैं 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ और ससुराल में सबको यही बोलूंगी कि आपके यहाँ आ रही हूँ, इसलिए अगर किसी का मेरे लिए फोन आए तो भूल कर भी ये मत बताना कि मैं वहाँ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, लेकिन ससुराल वालों से झूठ बोलना ठीक बात नहीं। माँ, मैं कोई गलत काम थोड़ी न कर रही हूँ, बस 2 दिन के लिए इस पिंजरे की कैद से आजाद होना चाहती हूँ। अब ससुराल वालों से भी सुरभि यही कहती है कि वो अपने मायके जा रही है। यहाँ से वो बैग पैक करके निकल जाती है तो वहीं उसके जाते ही उसकी सास भी दर्शन के लिए निकल पड़ती है। आगे उसकी सहेलियां गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रही थी। तो फाइनली हमारी चिड़िया फुर्र हो गई। पूछ मत यार, आज कितना अच्छा फील हो रहा है। अब तो बस ये 2 दिन दिल खोल कर जीने हैं। कुछ घंटे की ड्राइव के बाद वो एक होटल पहुँचती है जिसका नाम था दर्शन होटल। सुरभि वहीं पर एक रूम बुक करवाती है और रात को सब उसी होटल में बने क्लब में जाती है जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ खूब डांस करती है। इसे कहते हैं लाइफ। एक मेरा वो बोरिंग ससुराल है जो है तो इतना अमीर लेकिन उसमें कुछ भी मजेदार नहीं है। वहाँ तो बस घाघरा चोली पहनकर घूमते रहो। अब छोड़ न यार वहाँ की टेंशन, अब तो हमारे साथ यहाँ आई है तो यहाँ की लाइफ एंजॉय कर। अब वो डांस करते करते थक जाती है तो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ उम्रदराज औरतें क्लब में आती हैं और वाइन पीकर डांस करने लगती हैं। सुरभि की नजर जब उन पर जाती है तो उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। भैंस की आंख, वो जीन्स वाली बुढ़िया जो हाथों में वाइन लेकर डांस कर रही है वो तो मेरी सास है और साथ में उनकी सहेलियां हैं जो हमेशा अपनी बहुओं को घाघरा चोली में रखती हैं। तो इन सब का असली रूप ये है क्या? लेकिन तूने तो कहा था तेरी सास बस घाघरा चोली पहनती और वो कहीं दर्शन के लिए जाने वाली थी। अरे तो वो दर्शन स्थल ये था, यानी कि दर्शन होटल। भैंस की आंख, हमें तो घर पर रहकर खूब लेक्चर देती है, बहू ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे रहो वैसे रहो। अब इनकी असलियत सामने आई। अब वो चुपके से अपनी सास की फोटो अपने फोन में कैद कर लेती है। सच में रमा, मजा आ गया ये दर्शन होटल आकर। क्या किटी पार्टी अरेंज की है तूने? हाँ, अगली पार्टी सुजाता तुझे देनी है, वो भी ऐसी कुछ धमाकेदार होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। सुरभि उनकी सब बातें रिकॉर्ड भी कर लेती है। अब जब वो दोनों वापस घर पहुंचती है तो सुरभि आराम से कुर्ती प्लाजो में घर में घूमने लगती है। अरे बाप रे, ये तुमने क्या पहन लिया? कहीं माँ जी ने देख लिया तो? वैसे लग बड़ी कमाल की रही हो। सोचा तो था हम भी ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे, लेकिन अब तो लगता है वो सब बस सपना ही रह गया है। अब आप लोग जैसा भी मन करे ना वैसे कपड़े पहनो, कोई आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा टोकेगा। लेकिन माँ जी, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। तभी सुजाता वहाँ आ जाती है और सुरभि पर चिल्लाने लगती है, ये सब क्या है छोटी बहू, सारी शर्म हया बेच खाई तूने। माँ जी, आप जरा मेरे साथ कोने में आएंगी। अब वो सास को कोने में ले जाकर वो फोटोज और वीडियोस दिखाती है। अब आपने जरा भी चूक की ना तो मैं ये सबको दिखा दूंगी। नहीं, तुम लोगों का जो मन करे वो पहनो, मैं कभी नहीं रोकूंगी। अपनी सास का नरम पड़ता स्वभाव देख सभी बहुएं हैरान थी। उस दिन के बाद वो कभी उन सबको उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती, यहाँ तक कि अब वो जीन्स और टॉप भी पहन लेती।